नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, कोरोना वैक्सीन पर होने वाली प्रधानमंत्री की बैठक से ये जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में पीएम कोरोना वैक्सीन पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने वाली है, क्योंकि 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण भी देश भर में शुरू होने वाला है और इसी के तहत उनकी ये बातचीत बहुत अहम है और विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्रियों के सामने कौन सी चुनौतियां होंगी उस पर बात होगी और साथ ही साथ उन चुनौतियों को कैसे बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विक्रांत यादव हैं, दिल्ली से ही अरुण सिंह जुड़ रहे हैं, जयपुर से भवानी सिंह जुड़ रहे हैं, भोपाल से मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद से जनक दवे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विक्रांत, मैं आपके पास आना चाहती हूं। मुख्यमंत्रियों के साथ जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसकी रूपरेखा क्या है, क्योंकि चुनौती पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने की है। देखिए, बिल्कुल प्रीति, अब बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाम पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, पूरी तरीके से तैयार हो गई है, राज्यों तक पहुंचने का काम शुरू हो गया है। अब 16 तारीख से क्योंकि वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है, तो अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बेहतर समन्वय के साथ किस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स तक पहली खेप पहुँचाई जाए ताकि इस वैक्सीन का उन पर इस्तेमाल हो, वो लोग इसे प्रयोग करें। और पूरी तरीके से जिन्होंने पूरे कोरोना काल में एक फ्रंटलाइन पर रह करके कोरोना का सामना किया, लोगों को उससे बचाया, तो अब सबसे पहले जब वैक्सीन आई है तो उनको किस तरीके से पहुंचाई जाए, एक बड़ी रणनीति है जो केंद्र और राज्यों को मिल करके तैयार करनी है। और इसके लिए दोनों के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और इसी कारण प्रधानमंत्री ने 16 तारीख से, क्योंकि ये काम शुरू होना है, तो उससे ठीक पहले ये बैठक रखी है। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि किस तरीके से अब इस पूरे काम को आगे किया जाए, क्योंकि केंद्र एक बार दवाई जब पहुंचा देगा राज्यों के पास, तो उसके बाद राज्य की मशीनरी का पूरा काम शुरू हो जाता है। तो वो किस तरीके से इस काम को अंजाम दें ताकि किसी तरह की कोई गफलत ना हो सके, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, और पूरा काम जैसे अभी तक कोरोना के मामले में राज्य और केंद्र ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, उसी तरीके से अब वैक्सीनेशन का काम भी केंद्र और राज्य एक बेहतर इकट्ठे होकर के एक बेहतर अप्रोच के साथ कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए इस बैठक की रूपरेखा तैयार की गई है। जी, और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया और जल्द ही कोरोना से जंग जीतने का दावा किया। कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों के अंदर ही। ये लड़ाई तो हम सफलतापूर्वक लड़े ही, परंतु इसका एक दुष्परिणाम था कि दुनिया भर के अर्थतंत्र पर बहुत बुरी असर पड़ी। लॉकडाउन हुए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, माल की ढुलाई बंद हो गई, सब तरह से अर्थतंत्र पर बुरी असर पड़ी। अरुण, विपक्ष ने भी जबरदस्त भूमिका कोरोना वैक्सीन को लेकर अपने बयानबाजी के जरिए निभाई। ऐसे में वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस वैक्सीन को गांव देहात कस्बों तक पहुंचाने में आने वाली है केंद्र सरकार के सामने? देखिए, अब मुश्किल ये नहीं है कि विपक्ष क्या कहता है, मुश्किल ये है कि 30 करोड़ लोगों तक जो ये वैक्सीन पहुंचानी है वो स्मूथली कैसे किया जाए, क्योंकि पहले चरण में 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या है उनको लगाई जाएगी। उसके बाद 2 से 3 करोड़ के बीच में पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, सेना के लोग हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सैनिटाइजेशन के प्रोग्राम में जो लोग लगे रहते हैं, उन तक पहुंचानी। और उसके बाद 27 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो 50 साल से ऊपर की उम्र है और जिनको कोई ऐसी बीमारी है, मधुमेह जैसी या दिल की, जिनको लगाना जरूरी है। तो 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कहा जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान एक्सपर्ट है इस मामले में, पूरी दुनिया में जितनी वैक्सीन बनती है उसका 60% हिंदुस्तान में बनता है और हर साल हम लगभग 5.5 करोड़ महिलाओं और लगभग 16-17 करोड़ लड़कों को, बच्चों को हम वैक्सीन लगाते हैं। तो वैक्सीन लगाने में हमारी एक्सपर्टाइज है। पोलियो वैक्सीनेशन हमने कैसे किया ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये अब चुनौती सामने है कि किस तरह से जिलों तक ये वैक्सीन पहुंचे, कैसे उस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके जरिए लोग अपना रजिस्ट्री कराएंगे, उसमें रजिस्टर करेंगे खुद को और उन तक पहुंचे। तो चुनौती बड़ी है। इसमें राजनीति करने की बजाय
सबको मिलकर एकजुट होकर एक लक्ष्य के सकारात्मक साथ भूमिका वैक्सीनेशन निभाने के की प्रोग्राम आवश्यकता है। एक तरफ केंद्र सरकार 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन पर सियासत भी जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन के इस्तेमाल के समर्थन में नहीं है। टीएस सिंहदेव का कहना है कि कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसका परीक्षण पूरा अभी नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने उनके बयान को व्यक्तिगत बताया। ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। और इधर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने वैक्सीन पर सवाल उठाने पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सहयोग करने के बजाय इस पर राजनीति कर रहा है। सबसे पहला फेज में रखा है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, कोविड वॉरियर्स जिनको कहा है, हमारे यहाँ प्रदेश में लगभग 1.5 लाख वर्कर है वो, तो सबसे पहले उनको करेंगे। फिर उसके बाद आगे एज वाइज या कुछ कैटेगरी वाइज करते हुए कोशिश रहेगी कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को वो उसका कोरोना का यानी इसका जो वैक्सीन है इसका लाभ पहुँचाया जा सकता है कि इस बीमारी का ये चक्र है, ये साइकिल है, ये हम कैसे तोड़वा सकें। हालांकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव ने राज्यों की जरूरत के हिसाब से बयान दिया। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद जी, आपकी पार्टी के कई नेता पहले भी सवाल उठा रहे थे वैक्सीन पर। अब आपकी पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोवैक्सीन राज्य में नहीं लगाने दी जाएगी क्योंकि 3rd फेज का ट्रायल नहीं पूरा हुआ। देखिए, वो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके पास जो भी एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी, जो साइंटिस्ट की ओपिनियन होगी, उसके आधार पर अपने प्रदेश के बारे में उनकी राय होगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमारे चेयरमैन सुरजेवाला जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जिन वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया है उनको बधाई दे दी है, और ये जरूर आग्रह किया है कि ये निःशुल्क होनी चाहिए जिससे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि पता लगा कि जो गरीब आदमी वो पैसे की वजह से नहीं जाएगा और वो फिर चक्र टूटने वाला नहीं है। दूसरी बात सबसे साफ और स्पष्ट मैं करना चाहता हूं कि मानक जो भी हों वो पूरे होने चाहिए, जिससे कि वैक्सीन लगाने के फायदे हों, नुकसान ना हो। तो ये सारा वैज्ञानिकों पे छोड़ देना चाहिए, साइंटिस्ट पे छोड़ देना चाहिए और वही तय करें। भवानी, ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयानबाजियां सामने आ रही है उस पर राजस्थान सरकार कैसे रिएक्ट कर रही है और इस वैक्सीन को लेकर उनकी क्या रणनीति है? देखिए प्रीति, छत्तीसगढ़ में भी राजस्थान की सरकार है और जयपुर में भी यानी राजस्थान में भी राजस्थान की सरकार है, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा बिल्कुल अलग कह रहे हैं। रघु शर्मा कह रहे हैं कि वैक्सीन पे सियासत नहीं करनी चाहिए और वैक्सीन पर जनता के बीच में भरोसा जगाने की ज़रूरत है। इसलिए चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, वो कह रहे हैं कि हमें दोनों पर भरोसा है और वैक्सीन पर सरकार भरोसा बढ़ाने का काम करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ट्वीट था वो भी लगातार यही कहते आ रहे हैं। तो राजस्थान में कहीं न कहीं भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन सियासत फिलहाल इस पर नहीं की जा रही है। दूसरा, जहाँ तक तैयारियों की आपने बात की है, राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ वैक्सीन स्टोर करने के साथ इंतज़ाम किया गया। 3 बड़े सेंटर बनाए गए, जयपुर, जोधपुर और कोटा। उन सेंटर को बनाया गया जहाँ एयर फैसिलिटी हो, यानी कि ये कोशिश की जा रही है कि राजस्थान बहुत बड़ा है, तो अगर दिल्ली से भी अगर वैक्सीन आती है तो किस तरीके से बाई एयर आएगी, उसके बाद में राजस्थान में ट्रांसपोर्टेशन होगा, बड़े शहरों में वो बाई एयर जा सके और वहाँ से बाकी फैसिलिटी हो, ये कोशिश की जा रही है। 5000 वैक्सीनेटर तैयार किए जा चुके हैं यहाँ पर, और सेंटर 5000 से ज़्यादा प्राइवेट और सरकारी को मिलाकर सेंटर्स तैयार हैं। पूरी तरह से लगभग तैयारी हो चुकी है। कोविन ऐप पर 4.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट फेज के अंदर हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी तो उन्हीं का हो रहा रजिस्ट्रेशन। बाकी भी लगातार राजस्थान में मोटे तौर पर देखा जाए तो वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से अभी जो ड्राई रन हुआ उसके बाद सारी तैयारियां चेक की गई है, कुछ कमियां थी वो भी ठीक की गई है, तो पूरी तरह से तैयार और राजस्थान की तैयारी पूरी है। लेकिन सरकार की समझ रखने वाले जब विज्ञान पर अपनी समझ दिखाते हैं
तो किस तरह के बयान उनके मुंह से निकल जाते हैं। अगली जो खबर है वो उसी से ताल्लुक रखती है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। देश के नागरिकों को चूहा ना बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी वैक्सीन वगैरह लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी विधिवत एक्सरसाइज होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि देश का कोई आदमी को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाया जाए। अहमदाबाद से जनक हमारे साथ हैं। जनक, ये मान सकते हैं कि किसी भी वैक्सीन को लेकर मन में कई तरह के प्रश्न किसी के मन में भी हो सकते हैं, लेकिन उस बात को रखने में वो जो उदाहरण दिए जाते हैं वो कई बार हास्यास्पद होते हैं, और ऐसा ही लग रहा है ये स्वास्थ्य मंत्री साहब जो कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कई नेताओं के बेतुके बयान इस पे आए हैं, लेकिन जिस तरीके से अरुण ने भी बताया कि अब आपको विपक्ष को इस मसले पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुद्दा महामारी से जूझने का है और हम अब अच्छी तरीके से जूझ कर बाहर निकलने की कोशिश में हैं और अब उस लड़ाई अंतिम चरम में है। ऐसे में अब हमें एकजुट होकर साथ साथ में आना होगा। जहाँ तक प्रीति गुजरात में बात करें जो तैयारियों की, तो सारी तैयारियां हो चुकी है। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक 5 बजे पुणे से वैक्सीन का पहला जो किस्त है वो वहाँ से फ़्लाइट के ज़रिए अहमदाबाद पहुँचेगी और उसके बाद अहमदाबाद से जो अलग अलग 6 डिपो पूरे गुजरात भर में बनाए गए हैं वहाँ पर शाम को 6 बजे बाद अहमदाबाद और गांधीनगर में सबसे बड़े 2 रीजनल डिपो बनाए गए हैं। वहाँ से वैक्सीन को बाय रोड और बाय एयर जहाँ भी जैसे सहूलियत हो उस तरीके से पहुँचाने की कोशिश की जा रही। तो पूरी एक मैकेनिज़्म जो है जिसको एक बार जांचा परखा जा चुका है, चूँकि 28-29 दिसंबर पहला जब देश में ट्रायल रन करना था, ड्राई रन करना था, उसमें गुजरात भी एक था, तो वो पूरी तरीके से उसके बाद 2 तारीख को भी चला और 6 और 7 तारीख को भी यहाँ ड्राई रन चले। तो कुल मिला के कहें कि पूरी तरीके से खाका तैयार है। पहले भी प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके थे जब वैक्सीन की प्लानिंग की बात थी। अब एग्जीक्यूशन का सवाल है, तो जिस तरीके से प्लानिंग थी तो एक खाका तैयार था, अब एग्जीक्यूशन स्मूथली हो ये जरूरी है। उसके चलते जहां जहां वैक्सीन जाएगी उसके साथ प्लानिंग में किस तरह की दिक्कतें आई, अब एग्जीक्यूशन में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, उसके तहत ही आज प्रधानमंत्री अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं, मतलब सीधे वर्चुअली बात करने वाले हैं। वैक्सीन पर जारी सियासी घमासान के बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस पर सियासी दांव खेला। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगवाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि फ्री वैक्सीन लगवाने में जो भी खर्च होगा उसका पूरा इंतजाम राज्य सरकार करेगी। चुनाव से पहले ममता बनर्जी के इस ऐलान को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता फ्री टीके के बहाने लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया है। ऐसे में ममता बंगाल में अलग से ऐलान क्या करना चाहती हैं? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सवाल उठाया कि क्या ममता सरकार केंद्र से मिली वैक्सीन को अपना बताकर फ्री में बांटेंगी? प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर चुके हैं हर भारतीय के लिए फ्री में वैक्सीन मिलेगा, तो बंगाल क्या अलग है देश से क्या? ना कि यहाँ कोई अलग वैक्सीन का आविष्कार हुआ है। तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबका नाम बदल करके ममता बनर्जी अपने नाम पर चलाती हैं, चोरी करती हैं सब। मुझे लगता है इस प्रकार वैक्सीन चोरी करके उसमें टीकाश्री ममताश्री कुछ लगा करके वो अपने नाम प्रचार करना चाहती है चुनाव को पहले, इसका कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी के बयान पर टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वालों को टीका नहीं चाहिए तो वो नहीं लगाएं। प्रधानमंत्री ने सारे देश में मुफ्त देगा कि नहीं देगा, इस बारे में जब उनको पूछा गया था लास्ट मीटिंग में, जब चीफ मिनिस्टर लोगों के साथ मीटिंग हुआ था लास्ट, कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, कितना मुफ्त मिलेगा, नहीं मिलेगा, उन्होंने बोला अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी है मेरे पास है नहीं। अभी अचानक जब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दी कि हमने सबको मुफ्त दिलाएंगे वैक्सीन को, तब ये शुरू हो गया सिलसिला, कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि इसका जवाब जनता ही देगी। वैक्सीन तो मुख्यमंत्री खुद क्या बना रहा है क्या?
वैक्सीन तो जो रिसर्च सेंटर है, जो इतना दिन तक, इतना महीने तक जो वैक्सीन, जो डॉक्टर ने, जो रिसर्च करके साइंटिस्ट ने सब लोग एक साथ करके बनाया है, इसमें प्रधानमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब जगह में, हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो लोग गांव-गांव में रहते हैं उसको कुछ भी नहीं पता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हैं, हम लोग को पता है कि वैक्सीन सेंट्रल से आ रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो वो खुद बना रहे हैं वैक्सीन। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने ममता बनर्जी के बयानों का समर्थन किया, कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए। सबसे पहला सवाल वैक्सीनेशन को लेकर के बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रही है पूरा क्रेडिट लेने की, जबकि जो भी हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। ऑक्सफोर्ड का जो रिसर्चर है वो लोग वैक्सीन निकला, एस्ट्रोजेनेका उसको डेवलप किया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम केयर्स फंड उससे खरीद रहा है। तो इसमें प्रधानमंत्री का क्रेडिट कहाँ है? उनको जिम्मेवारी और है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फ्री वैक्सीन के ऐलान पर ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया और ट्विटर पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने लिखा है, कोरोना फैलने से रोकने के मामले में वो बेहद नाकाम साबित हुई। डॉक्टरों से लेकर पुलिस वालों तक ने मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदार रवैये का विरोध किया, लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने 3 करोड़ हेल्थ वर्कर को प्राथमिकता के साथ फ्री कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है, तब वो उसका फायदा उठाने की कोशिश में जुटी है। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, क्या इस तरह की राजनीति जरूरी है? सियासतदान कुछ ऐसे मुद्दों को क्या नहीं छोड़ सकते जिस पर सियासत ना की जाए? अभी इतना लंबा प्रोसेस गुजरना है जिससे पूरे देश के लोगों को ये सब हो रहा है। देखिए, राजनीतिक दल अगर राजनेता सियासत छोड़ दें तो फिर कैसे वो राजनीति में रहेंगे? तो सियासत तो उनके लिए लाजमी है करते रहना, लेकिन इस मामले में जो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा है और उनको बीजेपी ने जो जवाब दिया है कि जब प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से साफ हो गया है कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त दिया जाएगा, तो ममता बनर्जी की क्या भूमिका है? इस पर टीएमसी का साफ ये कहना है कि सरकार, केंद्र सरकार ने जो है डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन जिनको पहली खेप मिलेगी उनके बारे में अभी फैसला लिया है, लेकिन बंगाल में सभी को फ्री दिया जाएगा। इसमें बड़ा रोचक यह है कि जब बिहार में चुनाव था और बिहार की नीतीश सरकार ने कहा था कि हम फ्री वैक्सीन लाएंगे, वो अपने घोषणा पत्र में इस बात को लेकर के जब लाया गया था गठबंधन की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो उस पर भी आपत्ति जताई गई थी और उस समय जिन लोगों ने विरोध किया था आज वो लोग समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी की बात का, जबकि बंगाल में भी चुनाव सामने ही है, 2-3 महीने के अंदर वहां पर चुनाव होना है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये चुनाव की दृष्टि से लिया हुआ कदम है और इसी कारण अब वो लोग उन पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी उस समय सवाल उठा रही थी और उनसे जुड़े हुए नेता, उनके समर्थक नेता, वो लोग सवाल उठा रहे थे बिहार के समय पर। तो राजनीतिक दल की ये राजनीति चलती रहेगी, लेकिन एक बात जिसमें सभी को ध्यान देना चाहिए कि अब कोरोना वैक्सीनेशन के को लेकर सवाल नहीं होने चाहिए। इस तरीके की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप तो जायज फिर भी कहा जा सकता है, लेकिन जो वैक्सीन को लेकर के और वैक्सीन को लेकर के आम आदमी के दिलो दिमाग में अगर अब किसी तरीके के भ्रम या शक शुबहा डाले गए तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। उसे बचाने के लिए सभी को एकजुट। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है, जैसा लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करते उससे पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का प्लान ऐलान किया है और इस कहा जा रहा है कि ये बंगाल चुनाव से पहले ममता की सियासत है और इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। वैक्सीन के ही मुद्दे पर कांग्रेस के शासन वाले 2 राज्यों का रुख अलग दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी कोवैक्सीन पर सवाल उठाकर एक बार फिर सियासत शुरू कर दी है। वैक्सीन को लेकर सियासत तेज, पीएम की बैठक से पहले ममता का ऐलान, बंगाल में मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान, छत्तीसगढ़ सरकार के रुख पर भी विवाद, वैक्सीन पर सियासी बयानबाजी से विवाद। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ कोरोना और वैक्सीन के नाम पर सियासत। शहर शहर कोरोना के कहर को देखते हुए जब केंद्र सरकार ने
इससे बचाव के टीके पर मुहर लगा दी तो इसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक तय हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों को केंद्र से सलाह तो मिलनी ही थी, साथ ही मुख्यमंत्रियों को भी अपनी बात रखने का मौका मिला। लेकिन इस बैठक से पहले ही ममता बनर्जी ने जिस तरह की बयानबाजी की, उसे कोरोना वैक्सीन की आड़ में राजनीति से जोड़ा जा रहा है और इसे वैक्सीन की सियासत से जोड़ने की बड़ी वजह है बंगाल चुनाव। कुछ ही महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे माहौल में ममता बनर्जी ने जनता के नाम एक खुली चिट्ठी लिख डाली, जिसमें कहा गया है कि राज्य में हर किसी को फ्री वैक्सीन देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सभी लोगों को बिना किसी लागत के कोरोना वैक्सीन की सुविधा देने की व्यवस्था कर रही है। हाँ, मुफ्त चिकित्सा की, ट्रीटमेंट की, जो इलाज के लिए जो काम शुरू किया, तो उसे किसका लाभ हो रहा है? आम आदमी को लाभ हो रहा है। तो कोविड से अगर सब आदमी को मुफ्त मिलता है ये कोविड वैक्सीन, हाँ, और कोविड से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले ममता बनर्जी अगर कदम उठाती है तो उसको तो वाहवा देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। इसमें ये इल्जाम लगाने का पैदा समय ये क्यों कैसे आता है? तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता सरकार के इस फैसले से राजनीति को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। असल में केंद्र सरकार ने देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर रखा है। संभव है कि 3 दिन बाद से ही बंगाल में अस्पताल में काम करने वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन की पहली डोज लगनी शुरू हो जाए। इन सभी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन वैक्सीन की खेप बंगाल पहुंचने की आहट के बीच ममता ने खुला खत जारी करने में जो तेजी दिखाई, उससे बीजेपी को ममता की नियत में राजनीति दिखने लगी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर चुके हैं हर भारतीय के लिए फ्री में वैक्सीन मिलेगा, तो बंगाल क्या अलग है देश से क्या? ना कि यहाँ कोई अलग वैक्सीन का आविष्कार हुआ है। तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबका नाम बदल करके ममता बनर्जी अपने नाम पर चलाती हैं, चोरी करती हैं सब। मुझे लगता है इस प्रकार वैक्सीन चोरी करके उसमें टीकाश्री, ममताश्री को लगा करके वो अपने नाम प्रचार करना चाहती है चुनाव के पहले। इसका कोई जरूरत नहीं है। कोरोना ने जब देश भर में तांडव मचाना शुरू किया था, उस वक्त पूरा देश लॉकडाउन की वजह से बंद था, लेकिन तब भी ममता सरकार पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में ढिलाई बरतने का आरोप लगा था। आज हाल ये है कि बंगाल में कोरोना से करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 5,60,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। बंगाल में कोरोना के मरीज अब भी देश के कई राज्यों से ज्यादा आ रहे हैं। इस बीच देश में ब्रिटेन से आए कोरोना के नए रूप ने भी चिंता बढ़ा दी है। इन्हीं वजहों से केंद्र सरकार ने 2 वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत दे दी और खुद प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। अब ममता वैक्सीन पर जैसा उत्साह दिखा रही हैं, बीजेपी को वो रास नहीं आ रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हैं। हम लोग को पता है कि वैक्सीन सेंट्रल से आ रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो वो खुद बना रहे हैं वैक्सीन, तो इसलिए ये शोभा नहीं देते हैं। एक तरफ बंगाल में हर किसी को कोरोना से बचाव की वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान हो रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरह की सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वो अपने राज्य में कोवैक्सीन के इस्तेमाल के समर्थन में नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कोवैक्सीन की सुरक्षित नहीं होने का दावा किया और कहा कि इसका परीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के बयान से पल्ला झाड़ने में देरी नहीं की और उसे उनका व्यक्तिगत बयान करार दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता
जो हेड हैं स्पोक्स पर्सन हमारे कांग्रेस पार्टी के, वो है सुरजेवाला साहब। तो जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए, और उस बात को जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन है, और वही पार्टी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और उनका वही मैसेज भी है जो सुरजेवाला जी दे रहे हैं। बाकी ठीक है, हर चीज अपना व्यू रख लेता है कोई। लेकिन कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन एक तरफ और उनकी सरकारों की बयानबाजी दूसरी तरफ। यकीन नहीं हो तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का ही बयान सुन लीजिए। वैक्सीन पर जिस तरह की सियासत शुरू हुई वो भेजा फ्राई करने के लिए ही काफी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी वैक्सीन वगैरह लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी विधिवत एक्सरसाइज होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि देश का कोई आदमी को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाया जाए। पूरी दुनिया जिस महामारी से लड़ने में जी जान लगा चुकी है, भारत में उसे लेकर भी जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा है। लेकिन सियासत से अलग केंद्र सरकार का पूरा जोर देश को कोरोना के कहर से बचाने में लगा है, और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए अंतिम तैयारियां जारी हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक के बाद देश को संबोधित करेंगे, और इस दौरान वो वैक्सीनेशन के मुद्दे पर भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे साथ विक्रांत सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, दोनों ही चीजें अहम है, पहले मुख्यमंत्री से बात और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं ठीक करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री इस बैठक में करीब 4:30 बजे के करीब बोलेंगे, और क्योंकि बैठक शुरू होगी 4 बजे के करीब, उससे पहले हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य सचिव की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री बैठक में जब मुख्यमंत्रियों के साथ उनको संबोधित करेंगे 4:30 बजे के करीब, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री अपना संबोधन उस बैठक में देंगे, जिसमें ये बताया जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करके कि आगे की क्या रणनीति है और किस तरीके से राज्य और केंद्र मिल करके अब वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन विक्रांत, अभी 4:12 हो रहे हैं, ये बैठक शुरू होने में और कितना वक्त है? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है, क्योंकि बैठक का समय 4 बजे का पहले से तय था। लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य सचिव, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में जुड़े हैं, तो शुरुआत में उनकी तरफ से हो सकता है प्रेजेंटेशन दिया जाए, और उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री करीब 4:30 बजे के करीब इस बैठक को संबोधित करेंगे, और प्रधानमंत्री उसमें ये बताएंगे कि आगे अब वैक्सीनेशन की किस तरीके से रूपरेखा रहेगी और राज्यों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि अब राज्यों के पास वैक्सीन पहुंचने का काम शुरू हो गया है। तो आगे का पूरा काम जो है वो राज्यों की मशीनरी को करना है। किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच सहयोग रहेगा, और किस तरीके से दोनों सरकारें मिलकर, यानी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिल करके वैक्सीनेशन की इस पूरी ड्राइव को मजबूत तरीके से सफल बनाएगा, इस रणनीति को लेकर के चर्चा की जाएगी। जी विक्रांत, अभी हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के आने भी शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत बने हुए हैं, प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, गृह मंत्री देश के जुड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री लगातार जुड़ रहे हैं। और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री एक कंक्लूजन देंगे, उस बारे में वो क्या कहते हैं उस पर सबकी निगाहें हैं। कोरोना महामारी से आपसी सहयोग की भावना को मजबूती मिली है, ताकि पूरे देश में हम एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला करते हुए दिखे और आगे भी दिखते रहें। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है। हम सबको मिलकर इस वायरस को हराना है, और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर हमारे और आपके साथ खड़ा हुआ है। अभियान संजीवनी अश्योर्ड ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो, और अगले कुछ दिनों में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और इसी के साथ कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की संजय झील से लिए गए कौवों और बत्तखों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन की मुश्किलें बढ़ी हैं। संजय झील के आसपास पिछले कुछ दिनों में कई कौवों की मौत के बाद सैंपल जुटाए गए, और इन सैंपलों में 5 कौवों और 3 बत्तखों में बर्ड फ्लू पाया गया है। जैसे ही ये रिपोर्ट आई है,
प्रशासन की टीम पीपीई किट पहनकर संजय झील पहुंची और एक मशीन की मदद से गड्ढा खोदना शुरू किया गया। बताया गया है कि इस झील के आसपास मौजूद चिड़ियों को दफन किया जाएगा ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके, जबकि झील के आसपास भी कई कर्मचारी सैनिटाइजेशन करते नजर आए। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों से बैठक के बाद बर्ड फ्लू की समीक्षा की और दिल्ली के लोगों से न घबराने की अपील की। केवल और केवल संजय लेक से जो सैंपल्स लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बत्तखों के सैंपल लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। उस इलाके में उस इलाके को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि लोग वहाँ ना जाएं, और अगर कहीं कुछ पंख उसके फैले हों या उन सबसे जिससे भी खतरा है वो ना करें। लेकिन उसके अलावा अभी तक कहीं से कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। अभी कुछ सैंपल्स और भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। आम जनता से कहना चाहता हूं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। अभी तक कहीं से भी इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए। तो ये प्रिकॉशन लिए गए थे। अभी सुबह एक और ये डिसीजन लिया गया है कि जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा। जो लोग चिकन कंज्यूम करते हैं या एग्स कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से फुल्ली कुक्ड चिकन या पूरी तरह से उबला हुआ अंडा ले रहे हैं तो हमें भारतीय होने